राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। मैं हूं इरफान और गुफ्तगू में पिछले दिनों जो हमने ये सिलसिला शुरू किया था कि फ़िल्मों से जुड़े हुए कुछ अनकन्वेंशनल पेशों से जुड़े लोगों से आपकी मुलाकात कराई जाए, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपकी मुलाकात कराते हैं आज जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन से, जो इस बात के लिए ज़िम्मेदार होती हैं कि फ़िल्म में कौन से एक्टर्स काम करेंगे। श्रुति महाजन। अशी सुंदर साज सजवून केस महदी माळला गजरा लोकांच्या नजरा खेळ तिच्यावर। श्रुति महाजन। फिल्मों की मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन का बचपन गुलाबी नगरी जयपुर में बीता, जहां उन्होंने महारानी गायत्री देवी स्कूल से अपनी शुरुआती तालीम हासिल की। बचपन से कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना लिए श्रुति ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से आगे की पढ़ाई की। शुरू से ही श्रुति महाजन को फिल्मों का शौक था, जो उन्हें मुंबई की तरफ लगातार खींच रहा था। लेकिन अपनी मां की भावनाओं के चलते श्रुति महाजन मुंबई नहीं जा सकी। श्रुति की मुंबई जाने की तमन्ना पूरी हुई सिनेमेटोग्राफर सचिन कृष्णा के साथ शादी करने के बाद। श्रुति मुंबई में शिफ्ट हो गई और यहीं से शुरू हुआ श्रुति का कास्टिंग का सिलसिला। श्रुति ने यशराज फिल्म्स के साथ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर कास्टिंग की नौकरी की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रुति ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में पहली बार इंडिपेंडेंटली कास्टिंग डायरेक्टर का काम किया और फिर इसके बाद एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों के लिए कास्टिंग की। श्रुति ने जय गंगाजल, बाजीराव मस्तानी, सरबजीत, मैरी कॉम और चक्रव्यूह जैसी फिल्मों में बतौर कास्टिंग डायरेक्टर काम किया है। कास्टिंग के काम को एंजॉय करने वाली श्रुति महाजन आज अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं। बहुत बहुत स्वागत है श्रुति प्रोग्राम में। थैंक यू। हमें बताइए कि कहाँ से ये ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ और फिर आखिरकार एक दिन आपने अपने विजिटिंग कार्ड में लिखा कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन। मैं शहर पिंक सिटी ऑफ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, जयपुर से। मेरे फादर एक पुलिस ऑफिसर हैं एंड टिपिकल सर्विस क्लास फैमिली से, जहाँ पर पढ़ाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पढ़ाई में अच्छी थी। शुरू में इनिशियल ईयर्स में बहुत अच्छी नहीं थी, तो मेरी मदर को बहुत एक तरह की उनको लगता था कि क्या करेगी लाइफ में, पर मेरी मदर भी वर्किंग है, तो शुरू से हमें सिखाया गया था कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। सो हमारे पेरेंट्स ने मेरे ब्रदर और मुझे शुरू से एजुकेशन पे कोई कमी ना रखें और बेस्ट ऑफ एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए। तो मैं महारानी गायत्री देवी गर्ल्स स्कूल में थी। मेरी मदर वहीं सेटल हो गई जयपुर में, फादर बिकॉज सर्विसेज में थे तो ट्रांसफ़र होता रहता था, पर वो नहीं चाहती थी कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी रहे। तो वो उन्होंने अपना बेस जयपुर बना लिया एंड उनका खुद का बिज़नेस उन्होंने चालू किया एंड वहाँ पर हमने धीरे धीरे शुरू से ही एक मेरी मदर को लगता था कि मैं थोड़ी सी सबसे हटके हूँ, बिकॉज़ मुझे शुरू से आर्ट ड्रामा इसमें बहुत शौक था। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक ऑडिशन किया, जिसमें शुरू से ऑडिशंस चालू हो गए लाइफ में। तो पहला ऑडिशन था एक रैबिट के लिए किया था एंड मेरी मदर को लगा कि पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं है, शायद एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छी होगी।
तो शुरू में उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ध्यान दिया, तो मुझे उन्होंने डांस, कथक और ड्रामा, स्पीच, इस सब में ज़्यादा फोकस करना चालू किया मैंने। एंड एक स्टेज आया 10th तक कि उनको रियलाइज़ हुआ कि पढ़ाई भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड मुझे LSR जाने का बहुत ज़्यादा था कि एक छोटे शहर में जब आप होते हैं तो आपको लगता है कि LSR इज़ द वर्ल्ड। तो उधर उस समय मुझे लगा कि अगर LSR में जाना है तो पढ़ाई में दिमाग लगाना पड़ेगा। LSR का मतलब हुआ कि दिल्ली का लेडी श्री राम कॉलेज। Yes, जी हाँ जी, तो लेडी श्री राम कॉलेज के लिए तो परसेंटेज लानी पड़ेगी। तब मैंने आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट वेयर आई रियलाइज दैट कि मुझे कुछ हासिल करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो वहाँ से मेरा आई थिंक टर्निंग पॉइंट चालू हुआ। एंड मैंने पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाया, बहुत मेहनत करी, एंड इमीडिएटली मैं अपने बोर्ड, मैंने 12th में टॉप किया अपने स्कूल में, महारानी गायत्री देवी में। एंड मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर काफ़ी अस्टॉनिश्ड हो गए थे उस समय जब ये सोच के कि एक अबव एवरेज स्टूडेंट बट डिटर्मिनेशन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। बस स्कूल से ही मैंने बहुत ज़्यादा ड्रामा, थिएटर ये हमेशा चालू रहा मेरा। एंड LSR जाके एकदम आपका वर्ल्ड व्यू बदल जाता है। वहाँ पर जो ड्रामा और जो ड्रामेटिक सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। वहाँ पर मैंने चालू किया अपना ऑडिशंस देना, एंड वहाँ पर कंटिन्यूसली मैंने अपने आप को इस सब में डाल दिया। बट एजुकेशन, एज आई टोल्ड यू कि हमारी फैमिली में एजुकेशन बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने एजुकेशन पे पूरा ध्यान दिया। तो आई गॉट द बेस्ट ऑलराउंडर इन LSR। फिर उसके बाद मैंने सफाया बॉम्बे के लिए, सब कॉलेज ख़त्म हो गया, पता भी नहीं चला 3 साल कैसे निकल गए। और कॉलेज आपका ख़त्म हुआ होगा किस साल में? 2002 में आपने LSR से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद वापस पता चला कि अब सबके सब एग्ज़ाम्स देते हैं, तो ये सब मुझे था कि मुझे कुछ मीडिया से रिलेटेड ही करना होगा। सो मीडिया से रिलेटेड के लिए मुझे पता चला एक ज़ेवियर्स है और एक सफाया है, और बॉम्बे आने का बहुत ज़्यादा था कि बॉम्बे में सब कुछ होता है, फिल्मी सब कुछ। सो दी ओनली, मतलब बॉम्बे आने के लिए अगर बॉम्बे आना है तो द ओनली वे इज़ कि आप कुछ एग्ज़ाम दो, किसी में पास हो, और तब आपके पेरेंट्स आपको, जिस तरह से आप दिल्ली आए वैसे ही आपको बॉम्बे आने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ सफाया और ज़ेवियर्स के लिए, मास मीडिया के लिए कोर्सेज होते हैं, उनके लिए अप्लाई किया। एंड एक फ्रेंड्स के साथ घूमने का एक मौका मिलने के लिए ये सोच के बॉम्बे आए। तो बॉम्बे आए और एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए। कौन वाले कॉलेज के लिए? सफाया और ज़ेवियर्स दोनों में क्वालिफाई कर दिया। एंड घर गए, वापस जयपुर गए, बताया मम्मी पापा को कि हो गया है, तो खुश तो बहुत हुए थे। बट मेरे ब्रदर का उसी साल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया बैंगलोर। एंड आई सॉ माई मदर क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि वो, उनका एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया कि दोनों बच्चे चले जाएंगे। एंड मेरे फादर की उस समय बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल रहता था। जब मैंने अपनी मदर को वो रोते हुए देखा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद दिस इज़ नॉट द बेस्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। मैं 3 साल बाहर पढ़ के आई हूँ और मैंने किया है जो मुझे करना है, और कुछ बनना होगा तो वो कहीं भी बन सकती हूँ। सो आई स्टेड बैक इन जयपुर एंड आई डिड अ MBA कोर्स। वहाँ पर मैंने HR में स्पेशलाइजेशन किया। एंड वहाँ वो 2 साल भी मैंने उस कॉलेज में इतना, वो कॉलेज में थिएटर और वो सब नहीं था, पर वो 2 साल में मैंने उस कॉलेज में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो लेके आई। शायद थोड़ा दिल्ली से जो पढ़ के आई थी, जो एक्सपोजर हुआ था, तो उस साल मैंने सबसे ज़्यादा डांस, थिएटर, म्यूज़िक, फेस्टिवल्स, वो सब एक अलग लेवल पे ऑर्गेनाइज कराए। एंड आई थिंक ये सब धीरे चीज़ें जो थी, जो मुझे पता था कि दैट इज़ अल्टीमेटली शायद इट वाज ऑल लीडिंग टू बीइंग वेयर आई एम टुडे। सो आई वुड से दैट यही सब चीज़ें थी जो सबके सब मिल के एक साथ जुड़ के उन्होंने मुझे यहाँ पर किया। फिर उसके बाद मैंने MBA किया। MBA करने के बाद मुझे कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। कैंपस प्लेसमेंट मिला। कहाँ मिला? सिटी बैंक। तो मैंने सिटी बैंक के साथ अपनी फर्स्ट जो जॉब थी वो वहाँ पर करी। मम्मी पापा बहुत खुश थे, एक अच्छी पे चेक मिलती थी, सेटल जॉब थी, सब था। एंड
एंड फिर मैं बॉम्बे आई और बॉम्बे आई, आपने तो ऐसे कह दिया कि जैसे बहुत आसान था बॉम्बे आ जाना, क्योंकि उससे पहले तो वो सब रोना धोना हो ही चुका था। फिर कैसे बॉम्बे आई? बॉम्बे आई शादी करके, आई मूव टू बॉम्बे एंड जब मैं बॉम्बे शादी करके आई, आई वाज स्टिल वर्किंग विद द कॉर्पोरेट्स। एक ट्रांसफरेबल जॉब्स होती हैं, उसके बाद यहाँ आके मैं HR में स्पेशलाइजेशन किया, तो मैंने हेड हंटर्स में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। बट एक फिल्मी जो कीड़ा था, आई थिंक दैट वहाँ बॉम्बे आके तो एकदम होता है कि वो एक तरह से आपको, आई फाउंड माई कॉलिंग, कि यहाँ पर इतने सारे हमारे जो दोस्त थे, जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी जो लोग पे आना जाना घर में, सब फिल्मी लोगों का था। तो स्क्रिप्ट्स आना, स्क्रिप्ट पढ़ना और कितनी मूवीज़ देखना, इतनी मूवीज़ देखते थे हम सुबह से शाम। तो फिर रियलाइज़ हुआ कि अब टाइम आ गया है। तो एक टाइम आया जब आई क्विट माई जॉब, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी एंड 3 साल बाद मुझे, मतलब यहाँ रहते हुए कोई थोड़ा टाइम तक आपने जॉब की? हाँ बहुत टाइम तक कितने करी, साल? बहुत टाइम तक, 2-3 साल तक मैंने 2-3 साल नौकरी भी करती रही और साथ साथ ये सब करती रही। अच्छा। तो ये खूब पृथ्वी जाना, खूब थिएटर देखना, और यहाँ आके मैंने अपना डांस वापस रिवाइव किया। तो यहाँ पर आके मैंने कंटेम्प्रेरी सीखना चालू किया कुछ टाइम तक के लिए एंड उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब बहुत हो गया, अब नाउ आई शुड डू व्हाट आई वांट। एंड इसी दौरान एक फ्रेंड है हमारे, जिन्होंने मुझे बताया कि एक जॉब ओपनिंग है, मतलब तुम क्यों नहीं, तुम जो जिस तरह से तुम दिखती हो, जितनी पैशनेट तुम लगती हो फिल्मों के बारे में, तुम क्यों नहीं स्विच ओवर करती यहाँ पर आके। एंड उन्होंने मुझे बताया कि समथिंग जो तुम करती हो HR में, ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ जॉब है यहाँ पर। तो उन्होंने मुझे बताया दैट्स कॉल्ड कास्टिंग, एक कास्टिंग सेल होता है एंड कास्टिंग सेल एक बहुत रिकग्नाइज था सिर्फ YRF में उस समय। तो उन्होंने कहा कि YRF में एंड दे आर लुकिंग फॉर असिस्टेंट्स। YRF मतलब यशराज? हाँ जी, यशराज फिल्म्स में, एंड दे आर लुकिंग फॉर नए कास्टिंग असिस्टेंट्स चाहिए उन्हें। तो तुम जाके अप्लाई क्यों नहीं करती और देखो वहाँ पर कि अगर कोई ओपनिंग है। तो लाइक अ न्यू कमर, एकदम एंथुसियास्टिकली और विथ लॉट ऑफ पैशन एंड खूब, मतलब जो एकदम जोश था और बहुत नर्वसनेस थी क्योंकि आई हैड बिल्कुल नया फील था। तो अपना रेज्यूमे लाइक अ कॉर्पोरेट गर्ल में अपना रेज्यूमे बना के अच्छा सा वो लेके गई शानू शर्मा से मिलने। एंड शानू मिली मुझे और वो रेज्यूमे, उसने पहली बार कोई रेज्यूमे ऐसा देखा था। अच्छा। लिटरली, मतलब कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड का रेज्यूमे और एक फिल्म मेकर का रेज्यूमे बिल्कुल अलग होता है। एंड शानू ने देखा और उसने मुझे बोला ये क्या है। मैंने कहा ये मेरी क्वालिफिकेशंस, ये मैं करके आई हूँ। एंड शानू ने देख के मुझे बोला मतलब तुम बहुत पढ़ी लिखी हो, शायद तुम इस फील्ड के लिए नहीं बनी हुई हो, तुम एक असिस्टेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो। ये भी तो एक धक्का लगने वाली बात थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि बट मैं सीखना चाहती हूँ एंड एजुकेशन, अगर मैं पढ़ी लिखी तो अच्छी बात है। उसने कहा हाँ अच्छी बात है, पर असिस्टेंट का जो करियर होता है, जो लाइफ होती है, वो बहुत डिफरेंट होती है। तुम्हारे एक फिक्स टाइमिंग होते हैं। यहाँ फिल्म मेकिंग में कोई टाइमिंग नहीं होती, कोई फैमिली नहीं होती, कोई रूटीन नहीं होता। व्हेन यू आर वर्किंग नॉन स्टॉप, देयर आर नो वीकेंड्स। तो मैंने शानू को बोला कि मैं सीखना चाहती हूँ, मुझे कोई इसमें नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ फिल्म मेकिंग से लेके। मुझे कुछ ऐसा ही करना है जो एक्टिंग से रिलेटेड हो। मुझे एक्टर नहीं बनना, बट फिल्म मेकिंग का पार्ट बनना है। तो फिर शानू ने मुझे बोला कि चलो ठीक है, 15 दिन ट्राई करते हैं, देखती हूँ कि तुम फिट हो पाती हो एक रूटीन में। और बिकॉज सब अनलर्निंग ज़रूरी थी मेरे लिए। तो उसने कहा कि देखते 15 दिन तुम्हें अच्छा लगता है, 15 दिन मुझे अच्छा लगता है। एंड वो 15 दिन से कब वो 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ एंड और यहाँ पर हम अपने देखने वालों को याद दिला दें कि जिन शानू शर्मा की बात हो रही है वो यशराज फिल्म्स में एक बड़ी ही मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जिनके लिए वो जॉब ओपनिंग जिसकी बात कर रही हैं श्रुति, और वो कास्टिंग असिस्टेंट के तौर पर वहाँ गईं और वहाँ जाकर आखिरकार शानू शर्मा ने उनको अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। उसके बाद क्या हुआ, बातों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। श्रुति, एक ब्रेक ले लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन के साथ। कास्टिंग डायरेक्टर तभी बनिए जब आप इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये एक स्टेपिंग स्टोन नहीं होना चाहिए।
राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम, दो तरह के हीरो होते हैं। हम पर्दे पे नहीं आने वाले हीरो इस टाइम। और वो बड़ी खतरनाक चीज़, मतलब मार डालती है। हम कई बार उन सारे लोगों को भूल जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। उस बड़ी गाड़ी उतनी ही देर में यहाँ से अंधेरी जाएगी जितनी देर में मेरी छोटी गाड़ी चलती है। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आप हैं आज कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन के साथ। श्रुति, फिर आपने कहा कि एक तरह से 15 दिन के प्रोबेशन पर, फिर वो 15 दिन बढ़ते बढ़ते 1 महीना, और ये एक सिलसिला 1 साल का कमिटमेंट। 1 साल का कमिटमेंट आपने पूरा किया यशराज फिल्म्स के साथ। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं इसी दौरान जब मैं शानू के साथ काम करती थी, आफ्टर 8 मंथ मुझे अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मिला टू कास्ट एन एड, पर मैं उस समय वो कर नहीं पाई। मैंने शानू को जाके बताया था, बट ऑब्वियसली मेरा कमिटमेंट था तो मैं बाहर नहीं कर सकती थी। बट फिर मुझे कॉन्फिडेंस आने लग गया कि, और 1 साल का क्योंकि मेरा कमिटमेंट ख़त्म हो गया था जो मैंने शानू को ज्वाइन करते वक्त दिया था। फिर मेरे ब्रदर की शादी हो रही थी तो आई हैड टू लीव। तो मैंने शानू को बताया कि मेरे भाई की शादी है, मुझे जाना है। उस दौरान मैंने 1 महीने की एक छुट्टी समझिए कि मतलब मेरे छोड़ने का उसका नोटिस पीरियड दे दिया था। तो उसी दौरान मुझे एक कॉल आता है मिस्टर बंसाली। मैं बाहर, सबको पता चल गया था कि मैं इंडिपेंडेंट काम करना चाहती हूँ। एंड आसपास एक होता है कि असिस्टेंट से आप दोस्ती करते हैं, उसी असिस्टेंट से दोस्ती करते हैं। हाँ, इन इंडस्ट्री सबको पता लगने लग जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एंड सबसे अच्छी बात है इस इंडस्ट्री में कि लोग अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होते हैं और आपको प्रमोट करते हैं। तो इसी दौरान मुझे एक फ़ोन आया कि मिस्टर बंसाली के ऑफिस से कि वो एक नई फिल्म चालू कर रहे हैं एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू कास्टिंग डायरेक्टर। तो उस समय मुझे लगा कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है। बट दूसरा कॉल आया कि आपकी मीटिंग फिक्स है, आप 18 जनवरी को आइए मिस्टर बंसाली से मिलने, वो आपसे मिलेंगे। मैं उनके ऑफिस पहुंची एंड तब तक मुझे ये सब मजाक लग रहा था। जब मैं उनके ऑफिस पहुंची तब मुझे रियलाइज़ हुआ ये मजाक नहीं है, हकीकत है। एंड तब मिस्टर बंसाली आते हैं और 2 मिनट में उन्होंने 2 मिनट मुझसे बात करी और पूछा कि क्या तुम ये कर पाओगी। एंड उन्होंने बोला बहुत बड़ी कास्ट लिस्ट है और ये मेरा दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी डियर टू मी, और तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, बट क्या आप निभा पाएंगी इसको। और मैंने उनको देख के बोला कि शायद आपको ज़रूर, मतलब आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है और आपके सामने बैठ के मैं बस इतना ही कहूँगी कि 100% नहीं, आई विल गिव माई 200% टू इट। एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो वाज कि मुझे स्क्रिप्ट देते हैं और मुझे एक ब्रीफ दिया गया और फटाफट, मतलब आई वॉज ऑन द जॉब। और ये फिल्म कौन सी थी? रामलीला। रामलीला के लिए अगर संजय लीला भंसाली को एक कास्टिंग डायरेक्टर की ज़रूरत थी, तो अब इस वक्त जबकि थोड़ा वक्त गुजर चुका है, आप क्या सोचती हैं कि क्यों जमे जमाए कास्टिंग डायरेक्टरों को लेने के बजाय संजय लीला भंसाली ने आपको चुना होगा? मेरे ख्याल से वो एक न्यू कास्टिंग डायरेक्टर की खोज में थे, जो एक फ्रेशनेस लाए और जो उनकी एक पहले से ही कास्टिंग डायरेक्टर थी, बहुत सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर है, बट आई थिंक उनका जो एक सोच थी कि वो एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के शायद एक नई तरीके की फ़िल्म बना रहे थे। काफ़ी दिन बाद उनकी फिल्म में बहुत कलर्स थे और एक फील जो थी वो बहुत अलग थी। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न व्हाई ही वाज लुकिंग फॉर अ न्यू कास्टिंग डायरेक्टर, एंड उनको लगा एक यंग न्यू कास्टिंग डायरेक्टर कुड बी एबल टू डू दैट जस्टिस कैरेक्टर्स को लेके। तो शायद, और तब जबकि ये आपके लिए इंडिपेंडेंटली पहला असाइनमेंट था, तो फिर मन की क्या दशा थी? बहुत नर्वसनेस थी, बट कॉन्फिडेंस में कभी कमी नहीं रही मेरे ख्याल से। आई थिंक दैट वाज द रीज़न कि उन्होंने देखा एक सिंसियरिटी जो होती है एक न्यू कमर में, एक फायर, एक हंगर, वो सब चीज़ें उन्होंने शायद उस 2 मिनट की मीटिंग में देख के। और तब आपने
रामलीला के लिए किन किन लोगों को आप कहती हैं कि नहीं वो मेरा चुनाव था और वो सही चुनाव था, और अगर उसमें थोड़ी भी गलती होती तो फिल्म कुछ की कुछ बन जाती? मिस्टर बंसाली की बहुत ज़्यादा विजनरी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने टेक्नीशियंस को बहुत फ्रीडम देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो उन्होंने मुझे न्यू कमर होने के बावजूद भी एक बहुत फ्री हैंड दिया था। तो जब चाहे वो सुप्रिया पाठक जी की कास्टिंग हो, गुलशन देवैया की हो, या दोनों भाइयों की, किसी की भी, रिचा की हो उस फिल्म में, तो उन्होंने एक फेथ जो होता है, उन्होंने हमेशा बोला अगर तुमको ये लगता है और ये तुम्हारी गट है, तुम्हारी इंस्टिंक्ट है, देन वी शुड गो बाय इट। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी था फॉर अ न्यू कमर। मेरे ख्याल से वहाँ से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, एंड वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि मुझे हमेशा आई हैव टू लिव अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। तो मेरे को लगता है सारी कास्ट जो वहाँ पर, जो आप एक्सेप्ट द मेन 2 लीड्स, उनके अलावा जो भी आप देखते हैं, तो आई वुड से कि इट्स बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट, एंड आई लर्न, बहुत लर्निंग हुई। मेरे लिए फर्स्ट फिल्म थी, तो मेरे लिए बहुत लर्निंग प्रोसेस था। मैंने बहुत गलतियाँ करी और उन गलतियों से मैंने बहुत सीखा, बट जो फाइनल प्रोडक्ट आपने देखा, आई थिंक बहुत ब्रिलियंट था। और यहीं पर एक लाइटर नोट पर ये सवाल पूछता हूँ कि एक ऐसी जगह पर जहाँ आपके हाथ में ये है कि इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल करेगा, खुद आपको कभी दिल में नहीं आया कि आप भी किसी फिल्म में अपने आप को एक किसी कैरेक्टर के लिए कास्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। मेरे को इनफैक्ट हर मूवी में मेरे डायरेक्टर मुझे कभी ना कभी बोलते ये रोल तुम कर लो, बट नहीं, मेरे को कभी एक्टिंग का नहीं था। एक्टिंग था, थिएटर और कॉलेज तक बहुत शौक था, बिकॉज शायद मुझे पता नहीं था देयर इज़ समथिंग लाइक कास्टिंग। बट जब ये पता चला कि एक कास्टिंग एक फील्ड है, मुझे फाइन आर्ट्स के साथ जुड़ने का बहुत शौक है, एंड एक्टर बनने का नहीं था, बिकॉज जो चीज़ करो वो दिल से करो, मेरा ये हमेशा से बिलीफ रहा है। तो कास्टिंग जो है, ये प्रोसेस मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं एक्टर से मिलती हूँ और एक एक एक्टर को कास्ट करती हूँ। आई लिव विद देम। एक एक जो कैरेक्टर होता है वो, मतलब मुझे लगता है कि जब मैं ऑडिशन लेती हूँ उस कैरेक्टर के लिए, तो वो प्रोसेस जो होती है, वो जर्नी जो होती है, वो बहुत इन्जॉयबल होती है। सो आई एम वेरी हैप्पी। इसमें एक चीज़ और देखेंगी आपके, जब आपने फिल्मों की दुनिया में आंखें खोली, उससे पहले भी बहुत सारे एक्टर्स काम कर रहे थे, और इसके लिए आपको काफ़ी एक्सपोज्ड होने की ज़रूरत होती है कि जो पिछले आपके पैदा होने से भी पहले से जो लोग काम कर रहे थे, उनके अंदर क्या पोटेंशियल्स हैं। तो उसको, उस डेटाबेस को मेंटेन करने, उन लोगों पर नज़र रखने का क्या मैकेनिज़्म आपने अपने पास नए लोगों की बात छोड़ दीजिए, आपने जैसे कि सुप्रिया का नाम लिया, लेकिन सुप्रिया उससे पहले भी तो कुछ कर रही थी। वो 1 साल जो मैंने यशराज में जब मैं असिस्टेंट थी, आई थिंक वो जो एक साल का जो प्रोसेस था, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। उसमें आप बहुत बेसिक से कैमरा ट्राइपॉड से पकड़ना, से कैमरा में ऑडिशन करना, इंट्रोडक्शन लेना, वॉइस मॉड्यूलेशन लेना, इनैक्ट करना, एक सीन समझना, एक कैरेक्टर में घुसना, और डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, आप कैसे पुरानी पिक्चरें देखते हैं, कितना। और उससे पहले भी मैंने बचपन से बहुत पिक्चरें देखी, तो फिल्मी कीड़ा जो था वो शुरू से था। एक फैमिली जिससे मैं आई हूँ, हर फ्राइडे हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट वॉज मूवी वॉचिंग। चित्रहार, मतलब हमारे को रिवॉर्ड में मिला जाता था अगर हमारे वीकली टेस्ट होते थे, तो वीकली टेस्ट में अगर हमारे को A ग्रेड मिलता, A+ मिलता, तो हमें चित्रहार देखने को मिलता फ्राइडे नाइट को। तो आई थिंक वो सब जो थी ना, वो बचपन से जो चीज़ें थी। मेरी मदर आज भी, मतलब हमारे घर में जो डायलॉग्स कई बार बोले जाते हैं, मतलब ऐसे होते हैं, फिल्मी डायलॉग बोले जाते हैं आपस में। तो आई थिंक ये सब जो चीज़ें हैं, ये एक बचपन वाली चीज़ें होती हैं जो आप धीरे धीरे वो आपको कहीं ना कहीं ले जा रही होती हैं। दे आर गिविंग आपको एक पाथ, आप एक पाथ पे चलते हैं, और वो एक फाइनली सब मिलके आपको एक कुछ बनाती हैं। तो आई थिंक ये जो प्रोसेस था शुरू से लेकर अब तक। और तब जब आप इस पर नज़र डालती हैं कि पढ़ाई जिसमें आप बहुत अच्छी रहीं, चाहे वो स्कूल रहा हो या कॉलेज रहा हो। पढ़ाई में नहीं, मतलब मैं कहूँगी कि मैं बहुत अच्छी नहीं, इन द सेंस कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड बहुत स्टूडेंट थी। हाँ, मतलब कहने का ये है कि एकेडमिक्स में आपने कभी भी हार नहीं मानी और अच्छा से अच्छा करके दिखाया। लेकिन जो कुछ भी पढ़ाई आपको स्कूल से मिली और
कॉलेज तक मिली, उसने आपके इस प्रोफेशन में क्या ऐड किया? क्या मतलब उस पढ़ाई का कोई रोल आपकी ज़िंदगी में, आपके प्रोफेशन में अभी होता है? बिल्कुल, क्या? एजुकेशन आपको बहुत ग्राउंडेड बनाती है और आपको एक एक्सपोजर देती है, आपको वर्ल्ड व्यू देती है, आपको सिस्टमैटिक करती है, और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन आपको डिसिप्लिन बनाती है। सो ये सब चीज़ें एज अ कास्टिंग डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है। ये आपको आपकी विजन में बहुत हेल्प करती है। जब आप एक एक्टर को देखते हो, आप बियॉन्ड एन एक्टर देखते हो। आप कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ पढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं आपने कहीं किताब में ऐसा पढ़ा है, जो आप कैरेक्टर, कोई डायरेक्टर की जब विजन आप देखते हैं, आप उस विजन को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। सो आई थिंक एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहीं पर हमारे उन देखने वालों के लिए बताइए जो शायद भले अभी उसका ख्वाब ना देख रहे हों कि वो कल को कास्टिंग डायरेक्टर बनेंगे, लेकिन वो कास्टिंग डायरेक्टर बनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहती हूँ कि कास्टिंग डायरेक्टर तभी बनिए जब आप इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। ये एक स्टेपिंग स्टोन नहीं होना चाहिए। काफ़ी लोग इसके ग्लैमर और बहुत इजी है ये सोच के, और मतलब एक अच्छा है कि मतलब चालू करते हैं यहाँ से और आगे कहीं और पहुँच जाएंगे, ये फील से नहीं करना चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर आप तभी बनिए जब आप फील करते हैं कि आप इस प्रोफेशन के लिए पैशनेट हैं। तो कास्टिंग डायरेक्टर के लिए सबसे ज़रूरी है इंस्टिंक्ट। आपकी इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक आप एक्टर से मिलते हैं तो एक एक्टर, जब वो एक्टर आता है आपके ऑफिस में, वो कुछ बन के नहीं आता। आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड भी ये कुछ बन सकता है, और उसको आप द कैपेबिलिटी कि आप उसको मोल्ड कर सके कैरेक्टर के अंदर, विलिंगनेस जो होती है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है फॉर अ कास्टिंग डायरेक्टर टू अंडरस्टैंड। एंड आई वुड टेल कि लोगों को ये फील्ड ज़रूर लेना चाहिए। इट्स एन अपकमिंग फील्ड और बहुत इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पर हम अपने देखने वालों के लिए एक सौरभ शुक्ला जो कि एक्टर हैं, उनकी ज़िंदगी का एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह से लोगों से मिलने के बाद वो नामों को भूल जाया करते थे। आपको दिखाते हैं ये क्लिप। मैं कुछ चीज़ें अक्सर बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, क्योंकि एक थियरी है, कहा जाता है कि आपका दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह होता है। वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन लेता है और उसको रखता है, बाकी सर्टेन इन्फॉर्मेशन वो निकाल देता है। तो जैसे अगर आप मुझसे मेरी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट्स के बारे में, मेरे काम के बारे में बात करेंगे, तो मैं नहीं भूलता हूँ। मगर समहाउ मुझे टेलीफोन नंबर्स याद नहीं होते हैं। आप मुझे 10 दफ़े बताइए और दोबारा मुझसे पूछिए, मैं नहीं बता सकता आपको नंबर। और नाम मैं अक्सर भूल जाता हूँ। तो और ये बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ। तो उसकी एक घटना मैं आपको बताता हूँ कि सत्यदेव दुबे थिएटर में बहुत बड़ा नाम है। तो दिल्ली से मैं उनके बारे में सुनता था, और वो मतलब एक बहुत बड़े पर्सनालिटी जिनसे मिलने की इच्छा थी। तो मैं बम्बई आया, मैं सत्यदेव दुबे जी से मिला, और कमाल की बात ये थी कि उन्हें मेरा काम बहुत पसंद आया। तो हम लोग घनिष्ठ मित्र हो गए। ठीक है, अब वो इतने सीनियर हैं मुझसे, सब कुछ है, तो मुझे हमेशा ही बहुत ही बड़ी खुशी रहती थी। तो एक दिन मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, और अचानक पृथ्वी थिएटर पे खड़ा हुआ था मैं, और मेरा एक दोस्त वहाँ पर आया, पार्थो उसका नाम है, और वो ही वॉज मैरिड टू अ फ्रेंच गर्ल। उसका नाम एनियास था, उसकी वाइफ का, लेकिन मैं नाम भूल गया उसकी वाइफ का। तो मैंने पूछा, भाई और पार्थो कैसे हो? और वो, अब नाम भूल गया मैं, अब मैं समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ। तो कैसी हैं, ऐसे पूछ लिया मैंने। तो वो समझ गया, उसने बोला कि एनियास ठीक है। तो मैंने कहा अरे यार, एकदम बड़ी गिल्ट सा हो गया। मैंने कहा अरे यार, इसका नाम, इसकी वाइफ का नाम भूल गया मैं, इसकी वाइफ का नाम। इतने में मैंने देखा एनियास आ रही है सामने से। अब मैं इतना डर गया, इतना कॉन्शियस हो गया कि वो आ रही है, और मैं सोच रहा इसका नाम क्या है। अभी तो नाम बोला था, नाम फिर भूल गया मैं इसका। एलिसन नाम है इसका, क्या नाम है, नाम ही याद नहीं आ रहा मेरे को। मेरे ठीक सामने आई, मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हुआ। अचानक मुझे इसका नाम याद आया कि इसका नाम एनियास है। तो मैं दुबे जी की तरफ मुड़ा, और मैंने जल्दी से अपने आप को प्रूव करने के लिए मैंने कहा कि ये एनियास है, और एनियास ये
और मैं दुबे जी का नाम भूल गया। और मैं एकदम ब्लैंक दुबे जी की तरफ देखा और मैं कह रहा इनका नाम क्या है, मैं सोच रहा हूँ और खाली देख रहा हूँ। देयर वाज अ पॉज, दुबे जी भी मेरी तरफ देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को बचाया और उनसे कहा कि एनियास को मैंने कहा कि इनको कौन नहीं जानता। और जैसा कि आपने देखा श्रुति कि किस तरह एक आदमी से मिलने के बाद सौरभ शुक्ला उसका नाम भूल जाते हैं और एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाते हैं। क्या इतने सारे लोगों से मिलने के बाद उनके नाम और चेहरे और उनके प्रोफाइल याद रख पाने का भी कोई एक एक्स्ट्रा कोई गुण आपके अंदर है या क्या आप देख पाती हैं? मेरा आई थिंक मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मैं जब भी एक इंसान से मिलती हूँ मैं चेहरे नहीं भूलती हूँ। तो कितनी बार ऐसा होता है कि एक एक्टर आते हैं, बहुत तरह के एक्टर्स आते हैं ऑफिस में रोज़। तो एक एक्टर आते हैं और मुझसे बोलेंगे कि मैम आपसे पहली बार मिल रही हूँ। मैं कह रही नहीं, मैंने आपको पहले कास्ट कर दिया है। एंड वो कहेंगे नहीं मैम, मैंने आपको पहले नहीं कास्ट किया आपने। तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा। तो मैं अपने असिस्टेंट्स को बुलाती हूँ, फिर दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ अपना नाम बताइए, और फिर नाम करके हम जब डेटा में देखते हैं तो वो एक्टर का ऑडिशन होता है। सो इट्स एन एडवांटेज कि अगर आप चेहरा याद रखना बहुत ज़रूरी है। कितनी बार होता है कि जब आप एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते आपको कोई कैरेक्टर एकदम से वहीं पर आपको पढ़ते हुए ही याद आ जाता है कोई चेहरा, और आपको लगता है वो चेहरा एकदम फिट है इस रोल के लिए। एंड तब आपका प्रोसेस फास्टर और ईजियर हो जाता है। तो कास्टिंग में बहुत हेल्प करता है चेहरे याद रखना, बिकॉज सारा रोल जो है जो आप स्क्रीन पर्दे पे देखते हैं वो सिर्फ चेहरों का है। और एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अगर आपका कोई एक औसत दिन, एक एवरेज डे आपका कैसा गुजरता होगा जब आप काम पर होती हैं, इसके एक ग्राफिक डिटेल के बारे में बताइए। एक पैटर्न नहीं होता यूजुअली हम लोगों का। इट डिपेंड्स फ्रॉम जितनी स्क्रिप्ट्स आप कर रहे होते हैं। ऑन अ नॉर्मल डे जब स्क्रिप्ट मिलती है हमें, हम इमीडिएटली अपने असिस्टेंट्स के साथ बैठ के हम ब्रीफ करते हैं, प्लान करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मीटिंग्स लाइन अप करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस दौरान जितने देर मैं ऑफिस में हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल पाऊँ। बिकॉज जितने लोगों को आप मिलते हैं, एक तो आप प्रोडक्शन हाउस और एक्टर के बीच में जो गैप है वो जो ब्रिज है आप उस गैप को कम कर रहे हैं। तो वो बहुत बहुत ज़रूरी है। सो मेरा जो पूरा दिनचर्या होता है तो मैं कुछ घंटे दिन के कोशिश करती हूँ कि वो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलूँ। एंड ऑडिशंस लेती हूँ, और इवनिंग्स में मोस्टली सेकेंड हाफ ऑफ द डे मैं अपने डायरेक्टर्स को ऑडिशंस प्रेजेंट करने जाती हूँ। एंड देन कम बैक एंड हम लाइन अप करते हैं अगले दिन के लिए। सो ये यूजुअली तो एक तो ये तरीका हुआ कि एक्टर्स खुद आपके दरवाजे पर चल कर आते हैं जब आप ये कहती हैं कि आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ऑडिशन कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा एक्टर तक पहुंचने का भी आपके पास कोई मैकेनिज़्म होगा, मसलन कि किसी प्ले को जाकर देखना, या वो कैसे है? हर फ्राइडे मेरी टीम को ये असाइन किया जाता है कि फ्राइडेज़ को सारी नई पिक्चरें, जितने भी नए प्लेज होते हैं बॉम्बे में और मेजर सिटीज़ में जो है वो पूरा डेटा वो निकालते हैं। मंडे मॉर्निंग तक हमारे पास वो डेटा आता है, और उस डेटा को हम कलेक्ट करके उसमें हम शॉर्टलिस्ट करते हैं और एक्टर्स को ढूंढते हैं। हर प्ले, हर नई मूवी की जितनी भी नई मूवीज़ निकली उसकी कास्ट को फ़िल्टर करते हैं, और वो सारे के सारा फिर उनको कांटेक्ट करना चालू करते हैं। एंड देन उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, उनको इंट्रोडक्शन लेते हैं और उनको अपने डेटा में रखते हैं। और कभी कभी आपको बैठकर कुछ अम्यूजिंग एक्सपीरियंस इस तरह के होते होंगे कि एक्टिंग की इस आदमी के अंदर या इस औरत के अंदर या इस लड़के या लड़की के अंदर कुछ भी कैपेबिलिटी नहीं है, फिर भी ये क्यों इस फील्ड के लिए ज़िद पर उतारू है? ऐसा होता है काफ़ी बार, बट स्टिल है रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान की सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम नहीं जानी चाहिए। तो मैं और मेरी टीम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम उस एक्टर को, वो इंसान में नहीं भी होता तब भी हम उसके साथ पेशेंटली हैंडल करते हैं, उसको समझाते हैं और उसको बोलते हैं आप मे बी ये रोल के लिए आप सही नहीं हैं, आप अगली बार आइए, हम आपको अगले रोल के लिए टेस्ट करेंगे। तो हमारा कोशिश रहती है कि हम किसी को भी डीमोरलाइज ना करें। और इस तरह आप देखेंगी कि जैसे शानू ने
अपनी टीम में असिस्टेंट्स की ओपनिंग दी थी और आप पहुंची थी, अब तो शायद आप भी खुद अपने इर्द गिर्द असिस्टेंट्स के साथ रहती होंगी। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है टीम वर्क, हर फील्ड के लिए टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सीख के आई और आज कुछ कर रही हूँ, जितने और नया टैलेंट, जितने नए लोग हैं, मुझसे अगर कुछ सीखे और आगे चले, दैट विल बी माई कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये भी होता है कि फ़िल्म में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं फिल्म टीम में कि जिसमें एक टाइम के बाद रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है। कास्टिंग डायरेक्टर के लिए रिटायरमेंट का क्या अभी तो मैंने चालू किया है। नहीं, आपका नहीं, मतलब अगर वो कोई इस करियर को ऑप्ट करता है तो जाहिर है कि उसमें एक कहीं पर पहुंचने के बाद, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप और ज़्यादा एफिशिएंट कास्टिंग डायरेक्टर बनते जाएंगे। बिल्कुल, वो तो हर फील्ड के लिए है, बट मेरे को लगता है बिकॉज ये क्रिएटिव फील्ड से बहुत जुड़ा हुआ है, जब तक आपको बोरिंग ना लगे, जब तक आपको लगता है कि आप बहुत कर लिया, मतलब अब जब आप एक हर फिल्म में आपके लिए वही फायर ना हो जो आपकी पहली फिल्म में थी, आई थिंक तब तक आप जस्टिस कर रहे हैं। जैसे ही वो फायर निकल जाए और आपको लगता है अब कुछ भी कास्ट कर दो, आई थिंक तब आप यू डन विद इट, तब आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो श्रुति, हम लोग बातचीत के करीब आखिरी हिस्से में इस तरह आ गए हैं कि ये आपसे ज़रूर पूछ लें कि बातचीत में कोई ऐसी बात तो नहीं छूट गई जिसको आप बताना चाहती थी, और वो कुछ एनेक्डोट्स, कुछ जो आपके पर्सनालिटी के कुछ ऐसे हिडन एरियाज़ या कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आप ज़रूर इस बातचीत में शेयर करना चाहती थी, मसलन आपके डांस और आपके म्यूज़िक और आपकी इन चीज़ों के साथ। मैं शुरू से मैं बहुत शौक डांस, एक्चुअली मैं कहूँगी कि मेरे को स्टेज पे आना और सब करना डांस की वजह से था। मैं शुरू से डांसर थी। मेरी मदर ने बहुत यंग स्टेज पे मुझे कथक में डाला था। मैंने कथक किया, फिर मैं कॉलेज गई तो मैंने जैज़ किया, फिर मैं बॉम्बे आई तो मैंने कंटेम्प्रेरी चालू किया। तो डांस का, और हर शादी में, मतलब फिल्म घर की शादी नहीं होती थी, मतलब शादी होना मतलब सबसे पहले मेरे पे फोकस जाता था। तो लाइक लेडी संगीत तो फिक्स है, मतलब सारे प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूँगी, सब डांस करना। तो डांसिंग मेरा पैशन है, और गोविंदा के गानों पे डांस करना और मिथुन चक्रवर्ती के गानों पे, तो सब मतलब ऐसा होता था कि कोई पार्टी होती थी और विदाउट मेरे डांस के बिना वो पार्टी कंप्लीट नहीं होती थी। और मेरी मदर फादर बहुत प्राउड फील करते थे, हमारी बेटी, हमारी देखिए कितना अच्छा डांस करती है। तो ये यस कि डांस, एक्चुअली डांसिंग इज। तो यहाँ पर ये मौका है कि हम आपसे कहें कि आप हमको थोड़ा सा डांस करके नहीं, चलिए डांस तो छोड़िए, अब हमें कुछ गा कर सुनाइए। गा के बहुत बेसुरी हूँ। एक बार इससे इंसिडेंस आया कि कॉलेज में हर चीज़ का ऑडिशन होता है। हमारे कॉलेज में सब चीज़ का ऑडिशन होता था। तो ऑडिशन लेने का और देने का तो अब मैं ले ही रही हूँ, देने का भी बहुत शौक था उस समय, क्योंकि मुझे लगता था यही चीज़ है, इससे मुझे स्टेज पे जाने को मिलता है। तो ड्रामेटिक्स का दिया, क्लियर कर लिया, और डांस का दिया, क्लियर कर लिया। तो सारे क्लियर करते। तो एक दिन आया गाने का ऑडिशन था। तो मेरी फ्रेंड्स ने, सबने मुझे समझाया, देखो हर ऑडिशन में जाना ज़रूरी नहीं होता, कहीं में हमें बख्श दो। तो मैंने कहा नहीं मैं गाऊंगी भी। एंड नेक्स्ट थिंग दैट यू नो कि मैं स्टेज पे चढ़ी हुई हूँ, मैं बेसुरी आवाज़ में मैं गा रही थी। एंड उसमें भी मेरे दोस्त इतने अच्छे थे कि उन्होंने सबने तालियां बजाई और मुझे इनकरेज किया। पर नीचे आने के बाद उन्होंने मुझे बोला तुम बहुत बेसुरी हो, अगली बार इस बार तो आउट ऑफ फॉर्मेलिटी हमने ताली बजाई है, अगली बार नहीं बजाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ। वो वाला बेसुरा गाना तो ज़रूर ही हमारे लिए गाइए जो आपने उस ऑडिशन में गाया था। वही गाना गाऊंगी मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बिल्कुल उसको बेसुरा कह रही हैं, और ज़रूर वो कुछ दुश्मन रहे होंगे जिन्होंने आपको बेसुरा कहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्रुति, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थी जानी मानी कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन।
प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।